तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 435 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिन चला गया था माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में, वहाँ पर जाकर टेस्ट दे रहा था। तो इस एपिसोड में हमें इन्फिनाइट वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर ये पहली वर्ल्ड थी जो कि बॉर्न हुई थी। ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से ही सेम टू सेम ली गई थी, जिसके बाद बताया जाता है कि कैसे ब्लास्ट हुई और यहाँ पे काउंटलेस क्लाउड्स बनना शुरू हो गए थे और इसी के साथ ऑरिजिन वर्ल्ड्स भी बनना शुरू हुई थी और ये फैलते फैलते बहुत बड़ी हो चुकी है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस ग्राउंड के नीचे एक पिच ब्लैक सॉइल भी मौजूद है। क्या कह रहा है हम, तो ये अलग चीज़ थी। ये एक अलग जगह की सीन दिखाई जाती है जो कोई और नहीं जगह होती, बल्कि ये इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन का जगह होता है जो कि मिट्टी से बनी हुई होती है। इसी के साथ बताया जाता है कि ये इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लैन की एक कह सकते हो जन्मभूमि है, जहाँ पर हमेशा डार्कनेस रहा करता है और डार्कनेस के बीच में काउंटलेस स्मॉल सर्पेंट बिंग्स नेचर होते हैं। मतलब समझ लो कि सांप की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि ये सर्पेंट्स सॉइल से निकला करती हैं और ये आगे चल के अपने आप को पावरफुल बनाती, इतना पावरफुल कि ये इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के एंडलेस पावर्स को भी हासिल कर सकते हैं। जैसे इन्फिनाइट सर्पेंट एंचेस्टर है वैसे ही ये सब है। मतलब इन्फिनाइट सर्पेंट एंचेस्टर भी ऐसे ही जन्म लिया होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदों को, वही सर्पेंट क्लैन के बंदों को, जो कहते हैं कि ये लॉर्ड लूफिन ये तो कुछ ज़्यादा ही टायरानिकल है, ये कुछ ज़्यादा ही आतंकवादी तरीके से बन चुका है। बताया जाता है कि जो भी बंदे ओरिजिन वर्ल्ड को डिवावर करने की कोशिश करते हैं वो लूफिन के द्वारा मार दिए जाते हैं। उसी के साथ हमें एक सर्पेंट क्लैन के बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरी एल्डर सिस्टर वो भी ओरिजिन वर्ल्ड को डिवावर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने लॉर्ड लूफिन के अटैक्स को रेसिस्ट नहीं कर पाए। वहाँ पर सोची थी कि मैं जाऊंगी वहाँ पर ओरिजिन वर्ल्ड को खाऊंगी और वापस अपने घर में आ जाऊंगी। मतलब ये वही वाला खेल हो चुका, लेकिन हुआ क्या कि वो लेट हो गई। वहाँ पर लूफिन की स्पीड का सामना आगे का एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कैसे कर सकता था, तो इसलिए वो मारी जाते हैं। लूफिन किसी को तो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लूफिन किसी को नहीं छोड़ने वाला था और लूफिन उसको खत्म कर देता है। और यहाँ पर उसे लगा था कि वो निकल जाएगी, जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि मेरी बहन तो वो 2-3 बहुत सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स से दूर भी थी, लूफिन से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन फिर भी लॉर्ड लूफिन आकर मार दिए। ऑफ कोर्स लूफिन की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसी वजह से वो कुछ वर्ल्ड क्लस्टर्स को बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकता है। विद इन सम फ्यू सेकेंड्स के अंदर वो ऐसा कर सकता है। तो ऑफ कोर्स लूफिन उसको मार ही डालेगा ना, और ये बातें सब बता रहा होता है बंदा जो कि खुद एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म होता है, जिसके साथ ऐसे ही कहानी आगे चलने लगती है। यहाँ पर सारी चीज़ें बातें होने लगती है कि कैसे क्या क्या होनी चाहिए। लूफिन का कहर पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर फैल चुका था। किसी के बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लूफिन के रहते हुए वहाँ पर उन सभी को खा सके। कह सकते हो कि लूफिन अपना दबदबा बना चुका होता है, इसी वजह से कोई भी उसको खाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। और एक और चीज़ ये थी कि लूफिन ने ऑलरेडी एक यान हुआ ह्यूमन एंचेस्टर्स को घायल कर रखा था। मतलब लूफिन फाइट के दौरान यान हो ह्यूमन एंचेस्टर से भी फाइट किया था। उस समय लूफिन ने अपनी पावर्स को दिखाया था कि देखो हम मेरे पास कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से सब बंदों की फटी पड़ी होती है। हर एक सर्पेंट वर्ल्ड क्लस्टर्स वो वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म का बंदा था, जो सभी इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लैन के डिसेंडेंट थे। ये भी बताया जाता कि इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स ऑरिजिन कोर्स होता है ऑरिजिन वर्ल्ड्स के, और जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से उन सभी को डिवॉर करके काफ़ी ज़्यादा पावर को हासिल करते हैं और उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो एक ह्यूमन एंचेस्टर में तब्दील हो सकते, लेकिन उन्हें ऑरिजिन कोर्स को खानी होगी। लेकिन वो लूफिन के सामने कुछ नहीं कर सकते थे और इसी कारण वो लूफिन से काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रहे होते हैं। वो पावरलेस थे, वो कुछ नहीं कर सकते। जब तुम किसी के खिलाफ पावरलेस हो जाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम उससे कितना ज़्यादा नफरत करते हो। जब तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें उस चीज़ से नफरत होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगेगा, लेकिन तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये ह्यूमन की नेचर होती है और उन सर्पेंट्स की भी यही नेचर हुआ करती थी। ये भी बताया जाता है कि यार उनमें इतना गुरूर क्यों था, क्योंकि वो इस पूरे के स्पेस के अंदर की सबसे पावरफुल
क्लैन में से एक थे। इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन इसी वजह से इतने ज़्यादा प्राउड हुआ करते थे, लेकिन वो अकेले लू फेंग का भी सामना नहीं कर सकते। और जब भी लू फेंग का सामना करते तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता कि भाग जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि हम उससे लड़ नहीं सकते। वो हमेशा लू फेंग से दूर ही रहा करते थे, इतने बंदों की फट पड़ी थी। इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर वाले बंदे भी इतने ज़्यादा लू फेंग से डरे हुए होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो ये भी जानते थे कि कैसे उन्होंने यानहू विंचेस्टर से फाइट किए थे। मतलब लू फेंग की इसी फाइट के कारण कोई भी बंदा अपने लू फेंग के सामने जा नहीं रहा था। यानहू विंचेस्टर उसने लॉर्ड लू फेंग से फाइट की थी, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने उसके हर एक क्लोन को चुन चुन कर मारा था। मतलब उसके मोस्ट ऑफ द क्लोन ट्रू बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी विंचेस्टर लू फेंग के से नेगोशिएट भी नहीं कर सकता था कि हाँ देखो मुझे खाने हैं, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी एक विंचेस्टर को भगा कर मारा होता है, जिसकी वजह से सबकी फट पड़ी थी। आफ्टर ऑल लू फेंग पहले की बात कर रहा था, पहले लू फेंग से फटी पड़ी थी, लेकिन जबकि लू फेंग ने 34th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉन्कर कर लिया है, तो बंदों की तो और भी फट पड़ी थी। विंचेस्टर्स उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। वो जान चुके थे कि लू फेंग की पावर्स सबसे कितना ज़्यादा सरपास हो चुका था। इन्फिनाइट सर्पेंट जो कि प्राइडेट था, सबसे लीडर का काम किया करता था, उस बंदे की भी फटी पड़ी थी। साथ में डजन्स ऑफ विंचेस्टर लेवल्स क्लैंस भी जो उसी क्लैन से बिलोंग करते थे, वो भी लू फेंग के सामने आने से डरा करते थे। उन्हें एक चीज समझ में आ चुका था कि वो अपने कंबाइंड फोर्सेस से भी लू फेंग का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि लू फेंग कोई ज़्यादा ही ओवर पावर हो चुका है और इसलिए वो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। एक सिंगल स्ट्राइक ही यानहू विंचेस्टर जो कि एक इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है उसको घायल कर सकती है। तो ये सारे जो नॉट इमॉर्टल बंदे हैं उनका क्या ही कहना है। देखो लू फेंग ने इमॉर्टल बंदे को घायल किया था, उसके सारे क्लोन्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, लेकिन वो इमॉर्टल था, इसी वजह से लू फेंग उसको मार नहीं पाया था। और इसी वजह से बंदों की फटी पड़ी होती है कि कौन ही उसको चैलेंज करने जाएगा। ये भी बताया जाता है कि लगभग 200,000 ईपोस पा चुके थे। लू फेंग रिलेंटलेसली उन सबको मारता जा रहा था जो कि ऑरिजिन कोर्स को डिवोवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी विंचेस्टर्स थे वो भी थोड़े बोरे नाराज होना शुरू हो चुके थे। वो नेचुरली सीक्रेटली कोऑर्डिनेट करते, बात करते कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के खिलाफ वॉर को जारी कर सके। मतलब बहुत सारे बंदे इमॉर्टल नहीं थे, नॉन इमॉर्टल बीइंग्स थे, तो उनमें डर तो होना ही चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन वो लू फेंग के नहीं बल्कि सामने वाले बंदों के अंदर होनी चाहिए। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि फिलहाल क्यों उन्होंने वॉर को अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि विंचेस्टर्स डर रहे हैं, वो यहाँ पर इसलिए रुके हुए क्योंकि बंदे तैयार ही नहीं हो रहे हैं। डर तो रहे थे, लेकिन सभी बंदे को तैयार होना पड़ेगा, और बंदे अभी सिर्फ इंतजार करने पे लगे थे, क्योंकि 200,000 ईपोज विंचेस्टर्स के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। वो कुछ नहीं, और समझ लो कि इंसान जैसे एक कप चाय पीता है ना, वैसे विंचेस्टर्स के लिए 200,000 ईपोज हो जाते हैं। उनके लिए बस इतना सा ही टाइम होता है। अगर लू फेंग 28 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन पे आता तो वो लोग युद्ध छेड़ देते कि चलो अब फाइट करते हैं, ये इतना कब तक रुकेंगे। लेकिन देखा कि लू फेंग कैसे 34th लेवल में चला गया है, तो बंदे कोई भी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। सब लोग पीछे हट रहे थे कि हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर लू फेंग की पावर्स का सामना कोई भी नहीं कर सकता था। बहुत हो गई बकवास, चलो मेन चैप्टर्स पे आते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ लू फेंग की तारीफ और बंदे किस लिए डरे वही से बताई जा रही होती है। लू फेंग भी यहाँ पे रुका हुआ था, वो भी वॉर को नहीं ले रहा था, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है ब्लड क्रेन टेरिटरी को। फाइनली लू फेंग का यहाँ पे सीन आ गया, और इसी ब्लड क्रेन टेरिटरी को जो कि अब गैलेक्सी टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ब्लड रेड वेव्स निकलना शुरू हो चुके होते हैं, और इसी गैलेक्सी टेरिटरी के अंदर अपना लू फेंग अकेला खड़ा होता है। बताया ये भी जाता है कि इसी टेरिटरी के अंदर लू फेंग फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस किया करता था। वो अपने ब्लेड से ब्लड रेड वेव्स को स्लाइस किया करता था। लू फेंग की जो करंट स्ट्रेंथ है, तो उसको अपनी टेक्निक्स को ट्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए वो अपने एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए इस ब्लड करंट टेरिटरी में रहा करता था। और वो बड़ी आसानी से कितने भी पावरफुल टेक्निक्स को अनलीज करके खुद को बहुत ही जल्दी हील करके फिर से उसको बार बार लगातार परफॉर्म कर सकता था। और ये वैसी ही जगह थी कि लू फेंग अपने टेक्निक्स को भी हाइड कर सकता था, क्योंकि ये लू फेंग की खुद की मिस्टीरियस प्लेस होती जो कि उसने खुद से रिफाइन की होती है, इसलिए लू फेंग यहीं पे प्रैक्टिस किया करता होता है।
जिसके साथ हमें गैलेक्सी टेरिटरी के आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने ब्लैक रॉब में बैठा हुआ होता है। लू फेंग जिस ब्लैक रॉब को भी पहना होता है ना, वो रोयलम डिस्ट्रक्शंस की पावर से बनी होती है और ये पावर्स ऑफ गैलेक्सी टेरिटरी भी इसमें मिक्स होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लड रेड पैटर्न से बनी हुई होती है और ये ब्लैक में भी होती है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अपने ब्लैक रॉब के अंदर गैलेक्सी टेरिटरी के 30% पावर्स मौजूद है, पर रियलम ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर 70% मौजूद है। मतलब देख रहे हैं लू फेंग अपने दोनों मिस्टीरियस लैंड्स की पावर्स को यूज करके अपने लिए एक रॉब को बना रखा है, जो कि उसकी पावर्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। बताया जाता है कि गैलेक्सी टेरिटरी की पावर्स लू फेंग को इमॉर्टैलिटी और शैडो की पावर्स दिया करती थी, जिसकी वजह से लू फेंग की मूवमेंट और इन मोबिलिटी और डिफेंसिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हो गई होती है। वहीं पर रियलम डिस्ट्रक्शंस पावर्स लू फेंग को डिस्ट्रक्शंस और तबाही करने की पावर्स देती है, जिससे कि लू फेंग बड़ी आसानी से सब कुछ तबाह कर सकता है। और इसी के साथ लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि लू फेंग ने अपने 2 डाउस को कंप्लीट कर दिए हैं, तो लू फेंग अब तीसरे डाउ को क्रिएट करने पर लग चुका होता है। लू फेंग पहला तो लाइफ एंड डाउ डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ एंड डेड डाउ, दूसरा वही डिस्ट्रक्शन डाउ जिसे ब्लेड डाउ के नाम से आता है वो हो गया, और तीसरा यहाँ पे लू फेंग थर्ड ह्यूमन लेवल डाउ को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। लू फेंग कहता है कि मेरी कॉम्बैट पावर्स तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुकी है, जो कि बाकी के जितने भी बंदे हैं सबको सरपास कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सेट बेक्स को फिक्स कर पा रहा हूँ। लगभग लू फेंग ने 200,000 ईपोस के दौरान कल्टिवेशंस को करते रहा था, लेकिन लू फेंग को ये फील हुआ था कि अभी के फिलहाल मुझे और भी चाहिए। जिसके साथ हमें यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग जो तीसरे डॉ को सीख रहा है वो कोई और नहीं डॉ ऑफ मैटर होती है, और यहाँ पे डॉ ऑफ मैटर से रिलेटेड हमने देखा कि कैसे वहाँ पर एक मिस्टीरियस लैंड भी है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम किसी मिस्टीरियस लैंड को लू फेंग के द्वारा फिर से कंट्रोल होता हुआ देखें, जो कि डॉ ऑफ मैटर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने फोकस को डॉ ऑफ मैटर पे ही बनाने की कोशिश की थी, उसको कल्टिवेट करने की कोशिश की थी, ताकि वो इसको सीख सके, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग 1-2 दिन नहीं बल्कि इनलेस एपोज तक रहने वाला है, और इसलिए लू फेंग इसको सीखना चाहता था। लेकिन इसी वजह से लू फेंग ने अपने गोल को बनाया था। इसी के साथ लू फेंग सोचते हुए कहता है कि मेरे पास शार्पेस्ट वेपन्स आ चुकी हैं, मैंने केओस डिस्ट्रक्शंस रियलम के ऊपर मास्टर कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी 50 स्कल्पचर्स को नहीं हरा पा रहा हूँ। अगर मुझे सातों के सातों स्कल्पचर्स को हराना है तो मुझे कम से कम 3 ह्यूमन लेवल डॉस की जरूरत पड़ेगी ही। लू फेंग यहाँ पे ये श्योर था कि आखिरकार क्या कोई दूसरा ह्यूमन इंचेस्टर है जो कि अपने लाइफ कोर पाथ को यूज करके 7-फोल्ड ट्रायल को पास करता है। मतलब लू फेंग यहाँ पे सोच में था कि क्या कोई ऐसा ह्यूमन इंचेस्टर भी आ सकता है जो कि अपने टैलेंट से 7-फोल्ड ट्रायल को पास कर सकता है, लेकिन लू फेंग ये जानता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन लू फेंग ये भी जानता था कि अगर किसी लॉर्ड को उस 7-फोल्ड ट्रायल को पास करना है तो उसे कम से कम 3 पार्ट्स 3 डॉल्स को मास्टर करना ही होगा, और साथ में उसे एक्सटर्नल असिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी। ये नहीं कि कोई भी 3 डॉल्स को मास्टर कर लिया तो वो बिना एक्सटर्नल हेल्प वो इन 7-फोल्ड ट्रायल्स को पास कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग उसे एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत होगी और कई सारे मिस्टीरियस लैंड्स की पावर्स की भी जरूरत होगी, साथ में उसे एक्सटर्नल असिस्टेंस जैसे पेल्स या फिर कुछ और चीज़ों की भी जरूरत होगी, जो कि इसके पावर्स डिफेंसिव ऑफेंसिव सभी पावर्स को अच्छी खासी बढ़ा सके। जिसके साथ लू फेंग कहता है मेरा जो थर्ड पार्ट है वो डॉ ऑफ मैटर का होने वाला है। लू फेंग यहाँ पे सोचते हुए ये भी कहता है कि मैं अपने क्लोन्स को बिलियंस ऑफ जितने भी मिलियंस ऑफ ऑरिजिन वर्ल्ड से उन सभी में भेजकर इसको स्टडी करने की कोशिश किया हूँ। जैसे आपको पता हो कि लॉर्ड जिंगमैन जो थे वो अपने ब्रेक थ्रू से पहले काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर अपने क्लोन को भेजकर वहाँ पर पढ़े थे, वहाँ पे अपने टाइम एंड स्पेस के डॉस को सीखना शुरू किए थे। वैसे ही लू फेंग यहाँ पे सारे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्लोन्स को भेजा होता है, ताकि वो वहाँ पे रहकर शुरुआत से लेकर अंत तक अपने डॉ ऑफ मैटर को सीख सके, ट्रैवल कर सके और इसको कॉम्प्रिहेंड भी कर सके। और लगभग 200,000 ईपोज में लू फेंग ने सभी डॉ ऑफ मैटर के ब्रांचेस को पा लिया होता है, और यहाँ पर वो उन सभी ब्रांचेस को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से लू फेंग अभी अपने डॉ ऑफ मैटर को गॉड किंग रियलम के 2nd लेवल तक ले जाता है, जो कि कहा जाए बहुत लोअर लेवल में ही अभी लू फेंग है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि किसी डॉ ऑफ मैटर को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड कैसे किया जाता है। इसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए आपको सबसे पहले सारे ब्रांचेस को एक साथ मिला के अल्टीमेट गॉड किंग रियलम तक कम से कम ले जाना पड़ता है। मतलब लू फेंग अभी 2nd स्टेज में था,
लूफेंग को अभी उसमें जाने में एक और स्टेज को क्रॉस करना होगा, लेकिन लूफेंग को इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तभी उन तीनों को, उन सभी डॉ ऑफ मैटर को एक साथ मिला सकता है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि लगभग 200,000 ईपोज बीत चुके थे, लेकिन फिर भी लूफेंग अपने फर्स्ट स्टेज में ही अटका हुआ होता है, जो कि गॉड किंग रेलम होता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि आखिरकार कोई बंदा 3 डॉज को कैसे कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। किसी डॉ को कॉम्प्रीहेंड करना है तो सबसे पहले तो आपको उसको अल्टीमेट गॉड किंग रेलम में तो लाना ही होगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है जो कि सबसे आसान होती है और ये मोस्टली बंदे कर सकते हैं, मोस्टली लॉर्ड्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गॉड किंग तक लाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लूफेंग 2 लगे तो उन सबको 100 लग सकते हैं, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें कि आपको अपने डॉ को सेमी ह्यूमन लेवल तक ले जाना होगा। और यहाँ पे सेमी ह्यूमन लेवल में ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा तो कैसे गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम तक जाने के बाद आपको अंधेरे में रास्ता खोजना पड़ता है, तभी आप उसमें जा सकते हो, तभी आप उसको आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे लूफेंग को भी अंधेरे में रास्ता खोजना होगा। लूफेंग शुरुआत से ही इसमें अच्छा था, लाइफ एंड डाउ और डिस्ट्रक्शंस में अच्छा था, इसलिए लूफेंग ने उसको इतनी जल्दी खोज लिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो कि किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को अगर आप साइंस वाला पढ़ने को दे दोगे तो उसे नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि वो सीख ले, लेकिन उसमें भी उसको टाइम लगने वाला है, लग ही जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे लूफेंग के लिए भी है, लूफेंग को भी टाइम लगने वाला है, लेकिन इसमें बिलियंस ट्रिलियंस ईपोज भी लग सकते हैं, इसका कोई ठीक नहीं है। अब सेकेंड स्टेज तो हम सेमी ह्यूमन लेवल तक ले जाने का, लेकिन इसके बाद थर्ड ह्यूमन स्टेज भी आता है, जो कि सेमी ह्यूमन रियलम से ह्यूमन डाउ ऑफ मैटर, जो कि फाइनल लेवल होती है, उसमें लाने का। और जो थर्ड स्टेज होती है वो इन सभी पार्टिकुलरली सबसे हार्ड होता है, मतलब दोनों लेवल से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। डिफ़िकल्टी के मामले में हमें बताया जाता है कि ये बिलियंस ऑफ टाइम्स हार्ड हो जाती है। मतलब आपको अगर सेमी ह्यूमन से ह्यूमन लेवल डॉ तक जानी है तो इसमें बिलियंस ऑफ टाइम्स आपको हार्डशिप दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लगभग 200 ईपोज का टाइम लग चुका था, लेकिन लूफेंग फर्स्ट स्टेज में अटका पड़ा था, जो कि गॉड किंग रेलम के सेकेंड स्टेज तक ही होता है, वो अल्टीमेट तक भी नहीं पहुंचा होता है, जिसके हिसाब से देख लो कि लूफेंग को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और लूफेंग यहाँ पे हल्की सी स्माइल से क्या था कि अब मुझे समझ में आया कि मिंग हुआंग, जिन, वुलन और बाकी के बंदे इतने ज़्यादा क्यों अटके हुए, इतने ज़्यादा क्यों नाकामयाब हो रहे, इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे अपने सेकेंड ह्यूमन लेवल डॉ को ही कॉम्प्रीहेंड करने में। लूफेंग जानता था कि यार इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला है, इसलिए वो जल्दबाजी में नहीं था, वो अपने लिए एक बहुत ही लंबा जर्नी का इंतजार कर चुका था कि उसे इसको करने में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। लूफेंग क्या था कि मुझे टाइम लेना है। लूफेंग टाइम के पावर्स को अच्छे से जानता था कि जितना ज़्यादा वो टाइम देगा उतना हो सकता है कि वो सीख लेगा। और लूफेंग की जिस कदर की टैलेंट है, लूफेंग अपने थर्ड ह्यूमन लेवल डॉज को बहुत ही जल्दी सीख लेगा। लेकिन लूफेंग को इसमें टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे 10-20 एपिसोड्स के बाद नहीं, मतलब टाइम लग जाएंगे अगर राइटर जल्दी चाहे तो। जिसके साथ यहाँ पे ऐसे ही चलने लगती है। लगभग ह्यूमन जस्टिस और लॉर्ड्स के लिए एंडलेस एपोज कुछ भी नहीं होते, क्योंकि उनकी लाइफ इन्फिनाइट होती है। और लूफेंग यहाँ पे लगभग 200 बिलियन ईपोज या फिर ट्रिलियंस में भी जा सकता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लैंड ऑफ ऑरिजिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस का सबसे पहला मिस्टीरियस लैंड होता है, जिसको कि युआन ही कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर वो अपने इसी पावर्स का यूज करके प्रैक्टिशनर फैक्शंस के फाउंडेशंस को बनाए रखे होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे युआन बोलते कि आखिरकार इतने काउंटलेस कल्टीवेशंस के बाद मैं अपने फाइनली क्रूशियल स्टेज पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमें पता चलता कि अपने युआन भी ब्रेक थ्रू की कबाड़ पे आ चुके होते हैं, और वो खुशी से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन रूल सर्कुलेशन पाथ की, वो फाइनली स्टैब्लिश हो चुकी है। इसी के साथ वो अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कि उन्होंने भी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर दिया, उनकी पावर्स बढ़ चुकी है। और इसी के साथ वो कहता है कि अब से मुझको जो आगे करना है, फॉलो करना है, वो सिर्फ ये है कि मुझे अपने इस ह्यूमन रूल सर्कुलेशन पाथ को और भी गहराई तक ले जाना है, उसको और भी अच्छी खासी करनी है। और युआन को एक सेटिस्फैक्शन फील होती है कि हाँ उसने अच्छी खासी की है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ह्यूमन रूल सर्कुलेशन पाथ उसे एक एक्सटर्नल रूल सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इंटरनली उसे एक ऑरिजिन सिस्टम्स को ही कंस्ट्रक्ट करने की डिमांड होती है। मतलब कह सकते हो कि युआन एक ऑरिजिन वर्ल्ड को भी क्रिएट कर सकते, ऐसी उनमें पावर्स आ चुकी है, लेकिन अभी के फिलहाल में ऐसी नहीं दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि युआन इसको बहुत लंबे अरसे से पहले सोच चुके थे, लेकिन उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते। लेकिन
लेकिन जब उन्होंने लू फेंग के ऑरिजिन सिस्टम को देखा तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अपनी खामियां दिखती हैं कि कैसे लू फेंग ने ह्यूमन लेवल ऑफ लाइफ एंड डेथ डॉग को ऑरिजिन सिस्टम से बनाया था। उसकी वजह से युवान की काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज खत्म हो चुकी होती है, जिसके साथ युवान लगभग 200,000 ईपोज तक फाइनली इसको कॉम्प्रीहेंड करने में लगा देते ताकि इसको और भी बेहतर कर सके, जिसके साथ वो अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट किए होते हैं। और यान वहाँ पे सोचते हुए कहते कि सिस्टर सांजू, मुझे डर है कि अब मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर हो चुकी है। मतलब अपने प्रैक्टिसर लॉर्ड में अपने एक युवान के पास भी अपने सांजू के जितनी पावर्स आ चुकी हैं। युवान, लॉर्ड जिंगमैंग और लू फेंग वो 3 मोस्ट पावरफुल बीइंग बन चुके हैं अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस में, जो कि किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे युवान की पावर्स पास्ट में सांजू के मुकाबले कम मानी जाती थी और हमेशा लोग मानते ही थे कि युवान अपने सांजू से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और ये बात अपने युवान भी अच्छी तरीके से जानते। लेकिन जबकि अपने युवान ने फिर से ब्रेक थ्रू किया है तो युवान समझ जाता कि भले ही वो सांजू को डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं हरा सके, क्योंकि सांजू की पावर डायरेक्ट कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन युवान अपने फॉर्मेशंस का यूज़ करते करते वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि वो युवान को हेड ऑन हेड कॉन्फ्रंटेशन से हरा सकते, जिसके साथ युवान बाकी के सातों लॉर्ड्स के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हुए कहते कि सब कोई मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूं, जिसको सुनकर सातों के सातों लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, क्योंकि वो सभी लॉर्ड युवान के ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो एक बार ब्रेक थ्रू कर जाएंगे तो प्रैक्टिशनर फैक्शंस की स्ट्रेंथ एक नई ऊंचाई तक चली जाएगी। और यहाँ पर लू फेंग की पावर्स तो इंडिविजुअल पावर है, जो कि यार खुशी मनाने की बात है, लेकिन वो पूरे ग्रुप के पावर्स को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वो उनको हील कर सकता है। लेकिन लॉर्ड जिंगमैंग की पावर्स पूरे के पूरे ग्रुप से बनती हैं। जितनी ज़्यादा अपने युवान की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही पावर्स अपनी पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस की होगी, और ये कलेक्टिव पावर्स होती है। यहाँ पे वही सब होती है, तो इसको स्किप करते हैं। इसके साथ हमें लैंड ऑफ ऑरिजिन के काउंसिल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली 8 लॉर्ड्स अपने चेयर पे आकर बैठ जाते हैं, जो कि डार्क फिल्म क्रिस्टल से बनी होती है। इसी के साथ लॉर्ड मोमेंट अपने युवान से पूछते हुए कहते हैं कि ब्रदर युवान, आखिरकार क्या तुम रियलम तक, मतलब किस रियलम तक पहुंच चुके हो ब्रेक थ्रू करने के बाद? मतलब कि क्या लॉर्ड्स के पास भी अपने अपने लेवल्स होते हैं कि यार वहाँ पर वो कैसे फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे रियलम का मतलब ये नहीं है कि अपने लॉर्ड्स इमॉर्टल बनने के बाद लेवल 1 लेवल 2 में चले जाएंगे। यहाँ पे रियलम कहने का मतलब है कि वो किस तरीके से फाइट करने में और भी प्रोफिशिएंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बाकी के लॉर्ड्स भी युवान की तरफ देखने लगते, तो युवान वहाँ पे कहते हैं कि देखो मैं डायरेक्ट कॉम्बैट में अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ अभी के फिलहाल सांजू और जिंगमैंग के बराबर तो हो ही चुकी है। मतलब यहाँ पे वो साफ कहना चाहते थे कि देखो मैं डायरेक्ट कॉम्बैट में भी किसी से उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं सबसे हेड ऑन हैंड फाइट कर सकता हूं। जिसको सुनकर लॉर्ड जिंगमैंग भी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम कॉम्बैट में स्किल भी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे जितना स्ट्रांग हो चुके हो। जिसको सुनकर बाकी से अब हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि लॉर्ड जिंगमैंग वो यार डायरेक्ट कॉम्बैट वो भी नहीं करते हैं, लेकिन सांजू तो डायरेक्ट कॉम्बैट करती है, लेकिन फिर भी अपने सांजू के पावर्स का मुकाबला अपने लॉर्ड युवान कर सकते हैं, सेम टू सेम जैसे अपने लॉर्ड जिंगमैंग क्या करते हैं। उनकी पावर्स भी काफ़ी अच्छी खासी है, वो भी फॉर्मेशन टाइप के पावर्स को यूज़ करते, लेकिन वो फॉर्मेशंस नहीं यूज़ करते, बल्कि वो टाइम एंड स्पेस की मास्टरी को यूज़ करके, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को यूज़ करके और उसका सब चीज़ करते हैं। वो बंदे अटैक्स को आने से पहले ही डॉज कर देते हैं, और इससे अच्छी एबिलिटी और तुम्हें क्या ही चाहिए। जिसके साथ सभी के बीच में अच्छी खासी बातें होने लगती, सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि यार अपने युवान वो ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लू फेंग भी यार इन सारे सीन्स को देख रहा होता है। अब यहाँ पे बाकी के फैक्शन से देखा जाए तो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शन के पास शुरुआत से ही यार एक डिसएडवांटेज था, लेकिन एक एडवांटेज भी था कि सारे लॉर्ड्स एक साथ मिल के रहा करते थे। इसके साथ यहाँ पे युवान अपने बाकी के कंपेनियंस की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा कल्टिवेट करता आया हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा लंबे तक ट्रेन किया हूँ, तो मुझे भी विश्वास है कि तुम मेरे जितना ट्रेन करोगे तो तुम भी एक ब्रेक थ्रू को जरूर अचीव कर लोगे। तो लॉर्ड जिन वहाँ पे कहता कि मैं भी आशा करता हूँ ब्रदर युवान, मैं भी बहुत जल्द 8 लॉर्ड्स के अंदर सेकेंड लॉर्ड, मतलब मैं भी यहाँ पे 8 लॉर्ड्स के अंदर सेकेंड ओल्डेस्ट लॉर्ड हूँ, और मैं भी बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने की आशा कर रहा हूँ कि मेरी भी ब्रेक थ्रू हो जाए और मैं भी अपने पावर्स को बढ़ा सकूँ। तो लॉर्ड जिन स्माइल करते हैं, उसी के साथ वहाँ पर वो बात करने लगते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप का डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि ब्रदर युवान के ब्रेक थ्रू के बाद हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी, तो ये टाइम आ चुका कि हम अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करें और ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ पे उन्होंने 200,000 ईपोज में लू फेंग की वजह से ही उन्होंने
उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ होता है, सबको तबाह किए हुए था, जिसकी वजह से किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवॉर कर सके, उनके कोर्स को डिवॉर कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पे सब खुश होते। लेकिन उसी के साथ लॉर्ड नायू कहते हैं कि यहाँ पर ये तो है कि उन्होंने अभी खाना छोड़ दिया, उनको शिकार नहीं करते, लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर्स कब तक इसको इंड्योर करते जाएंगे, वो कभी ना कभी रिबेल करेंगे ही। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हमें पूरे के पूरे वॉस्ट टेरिटरी को सिक्योर करना होगा, हमें सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को अपने डोमेन के अंदर लाना होगा ताकि ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को उन सबको छोड़कर जाना पड़े और हम उन सबको प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे उन सब का यही प्लान होता है कि हम लोग सबको अपने अंदर ही कंट्रोल करें। इसी के साथ लॉर्ड वुलैन पूछते हैं कि आखिरकार हम लोग अपने टेरिटरी को कितना बड़ा बनाएंगे, क्योंकि मोस्ट डिजायरेबल टेरिटरीज वो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और आई स्पीक फैक्शंस के हाथ में है, और यहाँ पे अगर हमने उनके पूरे टेरिटरी को छीना तो हम उनको अपना एनिमीज बना लेंगे। वैसे एनिमीज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन लॉर्ड जिन यहाँ पे काउंटर करते हुए कहते हैं कि देखो युवान और लू फेंग के साथ रहते हुए हमें नहीं लगता कि यहाँ पर आई स्पीक फैक्शन हमसे फाइट करने की कोशिश करेगा। मतलब अकेले अगर आई स्पीक फैक्शन फाइट करने की कोशिश करे तो वो अपने लू फेंग और युवान के रहते हुए और लॉर्ड जिन के रहते हुए फाइट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पावर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब वो ये कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि हमें एटलीस्ट 8000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को कंट्रोल करना ही होगा। मतलब अभी उनके पास 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स मौजूद हैं, तो वो इसको बढ़ाकर 2 गुना से भी ज़्यादा करना चाहते हैं, कह सकते हो। तो यहाँ पे वो 2.5 गुना तक पहुँचाना चाहते थे। अब यहाँ पे ये सुनकर वो बंदे कहते हैं, आपस में डिस्कशंस करने लगते हैं इसी सब के बारे में कि क्या हमें कितने टेरिटरीज को एक्सपैंड करना होगा, कितने को कंट्रोल करना होगा। तो लॉर्ड मूवमेंट कहते हैं कि अगर हमने 8000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को कंट्रोल किया तो ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, क्यों ना हम अपने 3600 वर्ल्ड क्लस्टर जो कि डेंसेस्ट कॉन्सेंट्रेशन हैं तो उसको बढ़ाकर हम 6000 वर्ल्ड क्लस्टर्स ले जाए, जो कि एक अच्छी खासी अचीवमेंट मानी जा सकती है। तो लॉर्ड मिंगवांग भी वहां पे कहती कि हम तुमने सही कहा, 8000 वर्ल्ड क्लस्टर्स इसको ऑक्यूपाई करेंगे तो ये हमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशर फील कराएगा, क्योंकि हमें इसके हाफ ऑफ टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो कि बाकी के बंदे नहीं सहेंगे। 3600 वर्ल्ड क्लस्टर जो कि उनके पास थी वो भले ही 10% थी, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद थी, वो उनको प्रोटेक्ट किया करती हैं। लेकिन अगर उन्होंने 8000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को ले लिया तो ये भड़क जाएंगे। आई स्पीक फैक्शन और इन्फिनिटी मैनचेस्टर सारे बेंग मिलकर अपने लॉर्ड्स पे अटैक करेंगे, प्रैक्टिशनर फैक्शंस के विरोध में युद्ध छेड़ देंगे। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग भी कहते हैं कि फिलहाल में हमारे पास इनफ लॉर्ड्स नहीं है, अगर हम उन टेरिटरी को फोर्सफुली ऑक्यूपाई भी कर लेंगे तो हम उनको डिफेंड बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। मोर ओवर आई स्पीक फैक्शंस और इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस मिल गए तो ये हमारे लिए दिक्कत का सामना कर सकता है। लेकिन तभी लू फेंग बीच में बोल पड़ता है कि मुझे लगता है कि हमें सिर्फ 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को ही ऑक्यूपाई करना और ये काफ़ी हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे 7 लॉर्ड्स सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग की जो करंट स्ट्रेंथ थी तो उसकी वजह से लू फेंग की जो इन्फ्लुएंस थी पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसको सुनकर लॉर्ड जिंग कहते हैं कि 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो जाएगा। अब लॉर्ड जिंगमेंग भी इस सीन को देख रहे होते हैं, वो भी सोचते लगते हैं कि आखिरकार लू फेंग ने 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को क्यों कहा है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसा भी है कि इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस और आईएसपी फैक्शंस और बाकी के फिक फैक्शंस वो मिल जाएंगे तो हम पे अटैक कर सकते हैं और डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हम सिर्फ 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को ही लेंगे, लेकिन इसके बदले उन सभी फैक्शंस को हमें ऑरिजिन वर्ल्ड्स को हैंड ओवर करना होगा, हम उस पर राज कर सकते हैं। लू फेंग का कहने का साफ मतलब है, ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ऑरिजिन वर्ल्ड और ऑरिजिन क्लस्टर्स मतलब वर्ल्ड क्लस्टर्स से अलग अलग होती हैं। वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर ही ऑरिजिन वर्ल्ड्स की कोर्स मौजूद होती है और ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे लू फेंग सिंपली यही कहा था कि हम लोग सिर्फ 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को कंट्रोल करेंगे और जितने भी बाकी के ऑरिजिन वर्ल्ड्स होंगे उन्हें भी हमें कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर लू फेंग सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें कि ह्यूमंस अपने लाइफ फॉर्म्स अपने लॉर्ड्स जन्म लेंगे और बाकी के बात रहे रिसोर्सेज की तो वो उनको ले सकते हैं। लू फेंग यहाँ पे साफ कहा था कि हम सिर्फ ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे और 5000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को लेंगे, बाकी के वर्ल्ड क्लस्टर हैं तो वो उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑरिजिन कोर्स पे हाथ नहीं डाल सकता, ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर झांक नहीं सकते, उस पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। सिंपल यही कहने के मतलब है। अब युवान जैसे ही सुनते हैं कि वो लू फेंग सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स लेने की बात करा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बाकी के लॉर्ड्स के भी सपने होते हैं कि वो उन ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करें। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।